चुका है वो वापस से सुन सुन सकता है, और आपके जो भी कोई दोस्त है उसको इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगना। ठीक है, तो देखो BHIS 134 में यूनिट नंबर फर्स्ट 18वीं सदी की व्याख्या। तो इसमें अपन सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। एक तो बढ़िया सवाल ये बनता है इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से, कि एक तो 18वीं सदी की विशेषताएं बताएं, क्या क्या चल रहा था उस टाइम पर। तो पहला सवाल ही बन जाता अपना, भारत में 18वीं सदी की 18वीं सदी की विशेषताएं बताएं। विशेषताएं बताएं, विशेषताएं बताने का मतलब है कि इस काल के दौरान, यानी कि 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1701 से लेकर 1799 ईस्वी के बीच में भारत में क्या चल रहा था, आपको वो सब कुछ बताना है। यानी कि भारत में दोस्तों इस समय पर मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगजेब, उसकी डेथ हो चुकी थी 1707 ईस्वी में। और उसके बाद में मराठाओं ने, जाटों ने रोहिलखंड एक इलाका है, वहां पर भी रोहिलों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। सतनामी विद्रोह भी हुआ था इसी काल के दौरान, 18वीं शताब्दी के दौरान। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां दोस्तों लगातार अपना प्रभाव भारत पर जमाती जा रही थी, और दो युद्ध भी लड़े हैं 1757 में, और 1764 में दो युद्ध भी लड़े हैं। एक तो बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है। ठीक है, तो आपको क्या क्या हुआ है 1701 से लेकर 1799 ईस्वी के बीच में, वो सब कुछ लिखना है। इसके अलावा दोस्तों और क्या सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से, मुगलों के पतन के कारण आपसे पूछा जा सकता है 10 नंबर का एक सवाल, मुगलों के पतन के कारण वो हमें बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता नहीं कि इस चैप्टर से कोई और सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से और सवाल बनेगा भी नहीं। ठीक है, आपसे वाद विवाद कोई नहीं पूछेगा, 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद यानी कि दृष्टिकोणों के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा। तो मुख्यतः दो सवाल बनते हैं यहाँ से, भारत में 18वीं सदी की विशेषताएं और मुगलों के पतन के कारण। ठीक है, तो आ रहा है यहाँ तक समझ में। इसके बाद में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो इन सरदारों ने सोचा कि अब तो कोई मजबूत दावेदार है नहीं, क्यों हम किसी का कहना माने। तो अवध के प्रांतपति ने, बंगाल के प्रांतपति ने, गुजरात के प्रांतपति ने, और राजपूतों ने, और साथ ही साथ सिखों ने, मराठाओं ने, सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरह से आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी में एक अराजकता और एक अव्यवस्था का माहौल लगातार उत्पन्न होता चला जा रहा था। देखो साथ ही साथ है ना, अंग्रेज वो भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ते जा रहे थे। अगर कोई पूछे आपसे कि अंग्रेजों की पहली गतिविधि क्या रही है, देखो अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के मकसद से। कब आए थे? 24 अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहला जहाज उतरा था अंग्रेजों का। सूरत बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उन्होंने उन्होंने 1615 ईस्वी में, यानी कि मात्र 7 साल बाद में, सूरत पोर्ट कहां पर है? गुजरात में है। तो अंग्रेज कहां पर आए? सबसे पहले सूरत बंदरगाह पे आए। कब आए? 24 अगस्त 1608 ईस्वी को। इसके बाद में दोस्तों उनको व्यापार करना था, इसलिए 1615 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से सर टॉमस रो, इसका नाम ध्यान में रखना, इस बंदे का नाम सर टॉमस रो, ये चला जाता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर से परमिशन मांगता है कि हमें कुछ टाइम तक व्यापार करने की जो परमिशन है वो दी जाए, भारत में हमें व्यापारिक कोठियां लगाने की अनुमति दी जाए। देखो व्यापारिक कोठियां, उसको आप व्यापारिक फैक्ट्रियां भी बोल सकते हो, और यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, यहाँ पर अधिकारी बैठे रहते थे और यहाँ पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग चलती रहती थी। तो अंग्रेज लगातार भारत में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहे थे, उनको व्यापार पर एकाधिकार चाहिए था, यानी कि हमारे अलावा कोई भी भारत में और शासन नहीं करेगा। देखो अंग्रेजों से पहले डच भी आ गए थे, डच से पहले पुर्तगाली आ गए थे। तो अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि डच यानी कि नीदरलैंड के लोग और पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं वो भारत से मुनाफा कमा पाए, इसलिए वो लगातार मुगलों के करीब और आना चाहते थे, मुगलों को खत्म करना चाहते थे, और साथ ही साथ पुर्तगालियों और डचों को खत्म करना चाहते थे, ताकि भारत पर एक तरफा उनको अधिकार मिल जाए और भारत के संसाधन है लगातार वो भारत की बाहर भेज सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है इस सवाल की।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या लग सकता है, ये कौन से सवाल का उत्तर चल रहा है, मैं आपको अब चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा तो टाइम जाया हो जाएगा। मैं पढ़ा चुका हूं दोनों ही किताबें, और मैं आपसे 100 से ज्यादा सवाल है वो करवा दूंगा। इन 100 से ज्यादा सवालों में आपके आ जाएंगे, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो वो 5 सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे। मुगलों के पतन के कारण नहीं चल रहे हैं, 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं उनके कारण चल रहे हैं। 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं ये चल रही हैं। एक तो ये 20 नंबर का सवाल बन सकता है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये बन सकता है, मुगलों के पतन के कारण। तुम्हारे सामने अगर किताब रखी है BHS 134 की, तो उसमें पहले ही चैप्टर में 2 सवाल लिख लो। इन दोनों सवालों के अलावा कुछ भी मत याद करना, ठीक है, लिख लो इसमें। 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं को बताएं, पहला सवाल। 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं को बताएं, ये बनेगा यहां से पहला सवाल। और दूसरा सवाल बनेगा यहां से, मुगलों के पतन के कारण बताएं, पहले ही चैप्टर से। ठीक है, तो 2 सवाल लिख लो, और इसमें से पहला सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें आप कैसे शुरुआत करोगे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पर लूट और आक्रमण चल रहा था, ठीक है, और मुगल साम्राज्य लगातार पतन की तरफ बढ़ रहा था, और क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि जाट, रोहिला, सिख, मराठे, इनका लगातार उदय हो रहा था। ठीक है, और मुगलों की जो प्रशासनिक संरचना थी, मुगलों की जो जागीरदारी व्यवस्था थी, उसमें लगातार संकट आता जा रहा था। मुगलों के जो मनसबदार भी थे, वो भी दोस्तों मतलब अब भोग विलासिता में डूबने लगे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, और मुगल साम्राज्य लगातार पतन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, देखो, औरंगजेब जब शासन कर रहा था, ठीक है, तो औरंगजेब का विद्रोह किस किस ने किया है? राजपूतों ने किया है, साथ ही साथ जाटों ने भी किया है। ठीक है, और दोस्तों सिखों ने भी लगातार औरंगजेब का विद्रोह किया था, मराठाओं ने। और दोस्तों इसके अलावा औरंगजेब के दरबार में जो मुस्लिम कुलीन वर्ग लोग बैठे रहते थे, यानी कि उसी के जो रिश्तेदार नातेदार रहते थे, जो पसंद नहीं करते थे औरंगजेब को, मुस्लिम कुलीन वर्ग, इन सभी ने औरंगजेब का विरोध किया, क्योंकि औरंगजेब को शासन करने देना नहीं चाहते थे, और स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहते थे सारे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ नगरों का महत्व है वो बढ़ गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कुछ नगरों का महत्व बढ़ गया था, जैसे कि लखनऊ व हैदराबाद। लखनऊ, लखनऊ व हैदराबाद। दोस्तों ये जो दो सिटी है, ये किसके कारण आगे बढ़ने लगे? दोस्तों यहाँ पर साहित्य का विकास हुआ, यहाँ पर कला और संस्कृति, इन सब का विकास हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बनारस, बनारस को तो सभी जानते हैं, हिंदू के लिए एक पवित्र नगरी है, धार्मिक शिक्षा और तीर्थ यात्रा। दोस्तों साथ ही साथ जो बैंकिंग व्यापार है वो भी यहाँ पर बढ़ता है, बैंकिंग एवं व्यापार। 18वीं शताब्दी की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो बंगाल है, बंगाल में क्या कुछ चल रहा था 18वीं शताब्दी में? बंगाल में दोस्तों संस्कृत की शिक्षा, यानी कि वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा वहां पर हिंदू कानून संबंधी शिक्षा केंद्र ये सब खोले जा रहे थे। साथ ही साथ बंगाल में दोस्तों संगीत की जो शैलियां होती है, भारत जैसे कि भारत में कथक, कुचिपुड़ी, ये सब होते हैं ना, भरतनाट्यम, इनको वहां पर सिखाया जाता था। साथ ही साथ स्थापत्य कला का जो नॉलेज है वो भी बंगाल में दिया जाता था। एक और सिटी देख लेते हैं, तंजौर। तंजौर का दूसरा नाम है तंजावुर। तंजावुर, यहाँ पर दोस्तों धार्मिक गतिविधियां होती थी, साथ ही साथ यहाँ पर संगीत के मामले में भी ये शहर आगे बढ़ता है, और नाट्य कला के क्षेत्र में भी ये विकास करता है 18वीं शताब्दी में, नाट्य कला के क्षेत्र में। तो आपको वही सब कुछ लिखना है कि 18वीं शताब्दी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ नगरों के नाम बता करके इन नगरों में क्या गतिविधियां चल रही थी वो आप बता सकते हैं। अब देख, टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 1750 के आगे की बात करते हैं। देखो 1750 के बाद में दोस्तों 1757 का युद्ध होता है, और 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। अब आप में से कोई एक मुझे बताएगा कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? और एक युद्ध होता है दोस्तों 1764 में, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो दोनों ही मैं शायद 5-6 बार बता चुका हूं आपको, और अब आपको याद हो गए होंगे, तो आप बताएं दोनों युद्ध किसके बीच में हुए हैं?
कि हमें टैक्स देना पड़े व्यापार के बदले, ठीक है। तो उन्होंने 1757 ईस्वी में युद्ध लड़ा। अगर एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था? बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, ठीक है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें सिराजुद्दौला को मात खानी पड़ी, ठीक है। 1764 का बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में बिल्कुल तय हो गया कि भारत पर आने वाले टाइम पर कौन राज करने वाला है, ठीक है। यहां पर अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को हरा दिया। देखो, बंगाल का राजा कौन था इस समय? बंगाल का नवाब था मीर कासिम, मीर कासिम। 1764 के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। और अवध, अवध का मतलब, अवध कौन सा इलाका है? उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के आसपास का जो इलाका है, जिसमें फैजाबाद भी आता है, अयोध्या भी आता है। और प्राचीन काल में यानी कि पुराने जमाने में अवध को कौशल भी कहा जाता था, कौशल भी कहा जाता। आपने मगध, कौशल, वत्स, अंग इनके नाम सुने होंगे ना। तो अवध को कौशल कहा जाता था पहले पुराने जमाने में। तो अवध का नवाब था इस समय सुजाउदौला, सुजाउदौला। ध्यान रखो, सिराजुद्दौला अलग था और सुजाउदौला अलग है, नाम में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग इंसान थे। और साथ ही साथ मुगलों का राजा कौन था इस समय? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय या शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों हार गए थे, अंग्रेजों ने बुरी तरीके से इनको हरा दिया। और भारत में अब ये तय हो चुका था कि कौन शासन करेगा। यहां पर अंग्रेज शासन करेंगे। अब अंग्रेजों को पूरा का पूरा बंगाल मिल चुका था, और जिसमें आज के बंगाल में, मतलब उस वाले बंगाल में बांग्लादेश भी आता था, ठीक है, असम का कुछ हिस्सा भी आता था। पहले जो बंगाल है बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और बंगाल से राजस्व की प्राप्ति भी है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है अगर भारत से 100 रुपए आते हैं तो 20 रुपए कहाँ से आते हैं? 20 रुपए आते हैं बंगाल से। मतलब बंगाल की जो जमीन है इतनी फर्टाइल थी, इतनी उपजाऊ थी, बहुत कुछ होता था वहां पर। तो बंगाल पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, ठीक है। तो बंगाल के राजा मीर कासिम को हरा दिया। अवध की जो राजा था सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इन तीनों को एक साथ हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा अब अंग्रेजों का जो राजनीतिक एकाधिकार है वो भी उनको मिल गया। अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि अंग्रेजों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया। साथ ही साथ दोस्तों अब लॉर्ड वेलेस्ली एक और काम करते हैं, सहायक संधि। सहायक संधि का क्या मतलब है? देखो, कुछ भारत के राज्य थे जैसे कि बरार था, ठीक है, बरार था और झांसी था, ठीक है। ये कुछ राज्य थे जिनको जिनको अंग्रेजी हुकूमत के क्षेत्र में मिला लिया गया था। क्या कह करके? कि यहां पर भ्रष्टाचार फैल रहा है, यहाँ का जो राजा है वो अयोग्य है। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। और भारत के कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया सहायक संधि के तहत? सहायक संधि के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो, सहायक संधि के तहत आते हैं आपके मैसूर आता है, तंजौर आता है, ये दोनों ही कर्नाटक के इलाके हैं। साथ ही साथ बरार आता है इसमें, ठीक है। और अवध आता है। सहायक संधि का मतलब ये है, सीधी सी बात है, कि आप अंग्रेजों से बिना पूछे किसी बाहरी व्यक्ति से आप किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते, आप युद्ध नहीं कर सकते। ये थी सहायक संधि। तो सहायक संधि का दौर चल पड़ा था लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में, और भारत की अर्थव्यवस्था पर अब असर धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि भारत का जो कच्चा माल था, कच्चा माल क्या था यहाँ का? यहाँ पर नील होती थी, यहाँ पर कपास होता था, अफीम होता था, ठीक है। और यहाँ पर तरह तरह के जो खाद्यान्न फसलें होती है उनको भारत से बाहर भेज दिया करते थे, ठीक है। और इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो औद्योगिक क्रांति में वहां पर उद्योग बड़ी संख्या में स्थापित किए गए, और वहां से बना बनाया जो सामान है भारत में कम दाम में बिकता था। और जो भारत के जो
लघु एवं कुटीर उद्योग जो चलाते थे, व्यवसायी व्यापारी, उनकी वस्तु थोड़ी सी महंगी आती थी, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज और हाथ से बनी हुई चीज जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो भारत के व्यापारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चौपट होती जा रही थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जरिए अफ्रीका और यूरोप के साथ में और मध्य एशिया के साथ में हमारा व्यापार चलता था। और पुराने जमाने में यानी कि गुप्तों के काल में देख लो, मौर्य काल में देख लो, सातवाहनों के काल में देख लो, हर्यक वंश में देख लो, हर काल में हमारा व्यापार चलता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने हमारे पूरे व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो हमारा जो व्यापार है हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर वाला, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अब ये जो वियतनाम था, इंडोनेशिया था और मलाया क्षेत्र के जो इलाके थे, ठीक है, मलाया क्षेत्र मतलब मलेशिया के जो आसपास के क्षेत्र है, उन पर भी कब्जा हो गया अंग्रेजों का। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेजों की अब पकड़ है, वो धीरे धीरे अब स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। और विशेषताओं में क्या लिख सकते हो आप? विशेषताओं में आप ये लिख सकते हो कि इस समय जब भारत में अंग्रेज अब धीरे धीरे दबदबा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो भारत के जो राजा हैं उनमें एकता की कमी दिखाई पड़ती है। यानी कि ना तो राजपूत एक जगह, ठीक है, राजपूत अन्य जितने भी रियासतें थी उनका साथ दे रहे थे, हर एक रियासत अपना अपना देख रही थी, ठीक है। तो भारत के राजाओं में एकता की कमी यह दिखाई दे रही थी, एकता की कमी, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन लिख देना आप, इस काल में क्या चल रहा था। और साथ ही साथ अब ये लिख देना, जो मुगलों की जो दरबार था उसमें दोस्तों दरबारी गुटबंदी है, दरबारी गुटबंदी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चलने लग गई, दरबारी गुटबंदी, ठीक है। देखो, मुगलों के दरबार में दोस्तों तरह तरह के गुट, गुट का मतलब होता है दल, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसको गुट कहते हैं। कितने तरह के गुट होते थे? एक तो होता था हिंदुस्तानी दल, मुगलों के दरबार में एक तो होता था हिंदुस्तानी दल, और दूसरा होता था ईरानी गुट। यानी कि जो जो कुलीन वर्ग के लोग ईरान से संबंध रखते थे, ईरान के थे, उनको ईरानी गुट कहा गया। इसके अलावा दोस्त दोस्त तुरान गुट था एक, ठीक है। ये लोग कहाँ के थे? ये लोग तुर्की के थे, तुरान गुट। और एक अफगानी गुट था, ये अफगानिस्तान से थे, अफगानी गुट। और एक सैयद बंधु का गुट था, ठीक है, सैयद बंधु। आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे, जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठता था उसको हटाने की सोचते रहते थे सारे ही, ठीक है। तो कई मुगल बादशाहों की हत्या भी कर दी गई इसी के चक्कर में। और देखो, अब शाहजहां के जो बेटे थे जैसे कि मुराद था और दारा शिकोह था, औरंगजेब, इनमें कितनी भयंकर खूनी लड़ाई लड़ी है। औरंगजेब ने तो अपने भाई दारा शिकोह का गला ही काट दिया था, ठीक है। तो ये जो गुट थे, इनमें लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। ये लोग डिसाइड करते थे कि कौन सत्ता पर बैठेगा। तो हिंदुस्तानी दल, ईरानी गुट, तुरान गुट, तुरानी गुट, ठीक है, तुरानी गुट जो लोग तुर्की के थे, और अफगानी गुट और सैयद गुट, इतने गुट थे। तो आपस में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दरबारी गुटबंदी के कारण मुगल साम्राज्य है वो लगातार पतन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। सत्ता के लिए संघर्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं 18वीं शताब्दी में। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार डाला। इसके साथ में शाहजहां ने भी गद्दी को संघर्ष से ही, अपने भाइयों से संघर्ष करके ही प्राप्त किया, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो 18वीं शताब्दी की विशेषताओं में, ठीक है। भारत में इस समय और क्या लिख सकते हो? देखो, 20 नंबर का अगर सवाल है तो 4-5 पेज तो भरने ही है। और क्या लिख सकते हो? केंद्रीय सत्ता का अभाव, केंद्रीय सत्ता का अभाव। देखो, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, मुगलों के टाइम पर जो केंद्रीय सत्ता थी उसकी जो शक्ति थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि इनका जो शासन था, इनका जो शासन था, और भले ही इन्होंने कहने के लिए बंगाल में, अवध में, गुजरात में, राजपूताना इलाके में अपने प्रांतपति नियुक्त कर रखे थे, लेकिन चलती किसकी थी? राजा की चलती थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राजा की बिल्कुल अब लोग नहीं मानते थे, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि
केंद्रीय सत्ता का अभाव हमें 18वीं शताब्दी में देखने को मिल सकता है, और ये दौर विकेंद्रीकरण का दौर था। विकेंद्रीकरण का दौर था। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जब शक्ति उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ आगे बढ़े। जैसे कि अपन भारत में कहते हैं कि केंद्रीकरण है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है भारत में। कैसे? भारत में जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में भी है, राज्यों के पास में, इसके अलावा ग्राम पंचायतों के पास में भी है। तो शक्तियां बटी हुई हैं। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अगर शक्ति का प्रवाह होता है तो इसको कहते हैं अपन विकेंद्रीकरण। तो राजा के पास में शक्ति रही नहीं, इसके अलावा सिखों के पास में शक्ति आ गई, जाटों के पास में शक्ति आ गई, रोहिलों के पास में शक्ति आ गई, मराठों के पास में, और जो स्थानीय सरदार थे अलग अलग इलाकों में, सबके पास में शक्ति आ गई। अकबर औरंगजेब तक इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल पाए। इसके अलावा अब लगातार ये जो क्षेत्रीय राज्य थे लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहे थे। क्षेत्रीय राज्य मतलब ये जो अवध था, हैदराबाद के निजाम थे, गुजरात था, ठीक है, उड़ीसा था, यहाँ के जो सरदार थे उन्होंने सोचा वो कि जो गद्दी पर बैठा है वो अयोग्य नालायक टाइप का आदमी है, हम उसकी बात क्यों माने? उससे तो ताकतवर हम, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में सैनिक है, हम उसकी बात क्यों माने? और क्या लिख सकते हो कि भाई इस समय 18वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों की बहुलता वो अब हमें देखने के लिए मिलती है। छोटे छोटे राज्यों की बहुलता देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ गद्दी के लिए संघर्ष, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिए है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मराठे थे, ठीक है, मराठों ने भी अपनी शक्ति को थोड़ा सा पहले जैसा बनाने की कोशिश किया, शिवाजी महाराज के टाइम के जैसे, लेकिन वो असफल रहे इस टाइम पर। इसके अलावा दोस्तों अब शक्तियां कम होती जा रही थी इनकी, मुगलों की, मराठों की, ठीक है, मारवाड़ के जो राजा थे उनकी, बघेलखंड, रोहिलखंड, कर्नाटक के जो राजा थे, जमोरिन, जमोरिन कहाँ के राजा थे? केरल के राजा थे जमोरिन। तो इनकी सारों की शक्तियां कम होती जा रही थी, लगातार पतन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो आप इस तरह से है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 18वीं शताब्दी की विशेषताएं क्या क्या हो रहा था यहाँ पे, लिख देंगे या बिल्कुल नहीं लिखेंगे? कुछ इस तरह की जो लाइन है आप लिख के आएंगे तो काफी इंप्रेशन जमेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 5 तक शायद मैंने नोट्स नहीं भेजे, तो मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आपको। आप तो सुनने का काम करो, अगर नहीं समझ में आता है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको वापस से सुन लेना, ठीक है। तो ये लाइन लिख के आएंगे आप। बाबर ने मुगल साम्राज्य रूपी भवन की आधारशिला रखी। यानी कि बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। इसके अलावा दोस्तों बाबर ने घाघरा का युद्ध भी लड़ा है, चंदेरी का युद्ध भी लड़ा है, खानवा का युद्ध भी लड़ा है, जिसमें भारत के राजाओं की बुरी तरीके से हार हुई थी। और अकबर ने अपनी योग्यता से, अपनी सूझबूझ से इस भवन की, यानी कि मुगल साम्राज्य रूपी भवन की सुदृढ़ता प्रदान की। शाहजहां के काल में अपनी भव्यता पर पहुंच गया, क्योंकि शाहजहां ने दोस्तों हर एक चीज, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कोई किला हो, वहां पर हीरे जवाहरात इस तरह से वो डेकोरेशन वगैरह करवाया करता था। काफी सारा पैसा खर्च कर दिया था शाहजहां ने, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के काल में दोस्तों यह जो बिल्डिंग है जो कि बाबर ने स्थापित की थी, ये जो बिल्डिंग है ये हिलने लगी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगातार मुगल साम्राज्य पतन की तरफ आगे बढ़ता चला गया। तो इस लाइन से आप स्टार्ट करेंगे तो काफी सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन कारण देख लेते हैं, कौन कौन से कारण थे। पहला कारण मैं लिख रहा हूं, स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन। स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन, केंद्रीकृत शासन। देखो इस प्रकार के शासन में आप कह सकते हैं कि भाई निरंकुश ताकतें होती हैं। अकबर एक सूझबूझ वाला आदमी था, इसके बाद में जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां ये भी ठीक ठाक थे, बढ़िया थे, ठीक है। तो इनके पास में शक्तियां हुआ करती थी सबसे ज्यादा। हालांकि प्रांतपतियों के द्वारा भी ये शासन चलाए करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्ति हुआ करती थी वो राजा के पास में हुआ करती थी। और दोस्तों यही जो प्रवृत्ति है शासन की, यही इनको ले डूबती है, क्योंकि
औरंगजेब के बाद में दोस्तों कमजोर राजा आते हैं, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम आता है, जहांदार शाह आता है, और शाह आलम सेकंड आता है, बहादुर शाह रंगीला आता है, बहादुर शाह जफर आता है। ये सारे जो राजा थे ये अयोग्य टाइप के थे और इनके पास में शक्तियां ज्यादा थी। तो जिसके पास में पावर ज्यादा होती है, कहा जाता है कि अगर मूर्ख के पास में अगर पैसा ज्यादा आ जाए या पावर ज्यादा आ जाए तो उसको वो मिसयूज करता है। इन्हीं शक्तियों का मिसयूज किया और इसीलिए वो एकदम निरंकुश बन गई, ना अपनी जनता का ख्याल रखा, ना कुलीन वर्ग की जो गुटबंदी थी उसको वो सुलझा पाए, षड्यंत्र को सुलझा नहीं पाए, अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और जितने भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, ये लगातार चौपट होती चली गई, क्योंकि राजा के पास में ताकत सबसे ज्यादा थी और अन्य अधिकारियों के पास में कम ताकत थी। इसीलिए स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन के कारण मुगलों का पतन है वो धीरे धीरे होने लगा। इसके अलावा उत्तर मुगल कालीन बादशाहों की असहिष्णुता की नीति, उत्तर मुगल कालीन उत्तर मुगल कालीन बादशाहों की असहिष्णुता की नीति। असहिष्णुता क्या होती है, कोई बताएगा? असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। सहन नहीं करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? असहिष्णुता, सहन नहीं करने की क्षमता। ठीक है, तो देखो अकबर सभी धर्मों का मान सम्मान करता था। ठीक है, इसके अलावा जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने भी भारत में जितने भी धर्म के लोग थे, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, जैन धर्म के लोग हो, हिंदू धर्म के लोग हो, इनको त्योहार मनाने की इजाजत थी और आराम से खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन इसके बाद में औरंगजेब, दोस्तों औरंगजेब कट्टर व्यक्ति था, फिरोज शाह तुगलक जैसा ही कट्टर व्यक्ति था। वो इस्लाम धर्म को ही प्रचार प्रसार करना चाहता था। ठीक है, और औरंगजेब ने दोस्तों आपको याद है साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो साहबजादे थे, ठीक है, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है, और भारत सरकार है इन्हीं की याद में वीर बलिदान दिवस मनाती है। तो औरंगजेब में कट्टरता थी, फिरोज शाह तुगलक जैसा कट्टर व्यक्ति था। इसके आगे आने वाले जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को ही लगातार फैलाना चाहते थे, तलवार की नोक पर, तलवार के दम पर। तो इस तरह से ये जो नीति है, भारत की जनता में नफरत फैल गई, हर कोई नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था। ठीक है, ये जो नीति है असहिष्णुता की नीति, ये भी जिम्मेदार थी कि मुगलों का पतन अब संभव था। ठीक है, देखो औरंगजेब के द्वारा लंबे समय तक युद्ध करना, तीसरा कारण क्या लिख के आओगे? औरंगजेब औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध लड़ना, लंबे समय तक युद्ध लड़ना। अब ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, औरंगजेब का आपका शासन काल देखोगे, कहने को तो इसने 50 साल शासन किया, लेकिन ये लड़ता ही रहा है। ठीक है, ये लड़ता ही रहा है। सबसे पहले 25 साल है वो इसने राजपूतों से, सिखों से, सतनामियों से यहाँ पर लड़ता रहा वो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब वो दक्कन भारत गया तो मराठों से और बीजापुर और गोलकुंडा, इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए लगातार उसने वहां पर युद्ध लड़े। ठीक है, अब कितना सफल हुआ कितना नहीं हुआ वो समय ही बताता है। ठीक है, ज्यादा इलाके हैं वो नहीं ले पाया। और औरंगजेब की यही जो नीति है कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ता रहा, अपने साम्राज्य को उसने देखा नहीं। ठीक है, ना प्रशासन को देखा, ना अर्थव्यवस्था को देखा। लगातार खजाना खाली होता जा रहा है, क्योंकि सैनिक अगर लड़ रहे हैं तो उनको खाने पीने के लिए आइटम्स चाहिए, हथियार चाहिए। और अगर राजा केंद्र से बाहर है और लड़ रहा है काफी सालों से, तो केंद्र में क्या होगा? ठीक है, केंद्र में जो अधिकारी हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो आपस में षड्यंत्र रचते रहेंगे। ठीक है, वो हंसते रहेंगे, देखो राजा कितने दिनों से युद्ध लड़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये कारण भी आप लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमीरों के षड्यंत्र एवं दलबंदी, अमीरों के षड्यंत्र
व दलबंदी, व दलबंदी। तो इसमें तो वही सब कुछ लिख देना। मैंने आपको जो बताया है कि मुगलों के टाइम पर, मुगलों के दरबार में कुछ ग्रुप रहा करते थे, जैसे कि ईरानी ग्रुप रहा करता था, तुरानी गुट रहता था, हिंदुस्तानी ग्रुप रहता था, सैयद बंधु रहते थे, अफगानी ग्रुप रहता था। ये लोग आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और जो दिल्ली की सत्ता पर बैठा है उसकी हत्या करना चाहते थे हर हालत में। ये लगातार षड्यंत्र गेम खेलते रहते थे, और इन्हीं की नीतियों के कारण, इन्हीं की लगातार षड्यंत्रों के कारण मुगल साम्राज्य है, उसका जो राजा है, वो कभी भी अपनी प्रजा पर, अपने राज्य पर कभी ध्यान नहीं दे पाया। तो इसकी वजह से भी मुगल साम्राज्य, उसका पतन हुआ। ठीक है, अब देखो पांचवा कारण क्या लिखोगे? उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। देखो सल्तनत काल और मुगल काल के राजाओं के बीच में अंतर पूछा जाए ना, तो आप इतना तो कह सकते हैं कि जो सल्तनत काल के जो राजा थे, ठीक है, जैसे गुलाम वंश के राजा, तुगलक वंश के, खिलजी वंश के, इनके यहाँ पर क्या परंपरा चलती थी कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा, राजा के बाद में वही गद्दी पर बैठेगा, उत्तराधिकारी का एक निश्चित नियम था। लेकिन मुगलों के टाइम पर ऐसा नहीं था। मुगलों के टाइम पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, अब वो भले किसी की हत्या कर दे, चाहे उसका भाई क्यों ना हो। जैसे कि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, दारा शिकोह का गला काट दिया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उसने अन्य भाइयों को भी नहीं बख्शा, और शाहजहां ने भी लगातार संघर्ष किया। ठीक है, अकबर के टाइम पर देख लो आप, अकबर भी गद्दी पर नहीं बैठे, लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, काफी सारे लोगों की मैंने नाम भी लिखवाए थे आपको पढ़ाते टाइम, कि कौन लोग नहीं चाहते थे कि अकबर गद्दी पर नहीं बैठे। तो उत्तराधिकारी के निश्चित नियमों का अभाव था, तो काफी टाइम लग जाता था, आपसी संघर्ष बढ़ता था, और ये भी कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार था इनके पतन के लिए। इसके अलावा दोस्तों मुगल सेना का पतन, ये भी लिख सकते हैं आप, मुगल सेना का पतन। देखो मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ। मेवाड़ के एक राजा थे, राणा सांगा, बहुत ही ताकतवर बहादुर राजा थे, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। अब बाबर जब भारत में आया था, बाबर, तो उसको दो राजाओं के नाम पता है, दो हिंदू राजा हैं, एक तो राणा सांगा, एक विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्ण देव राय। ये दो महान राजा उसकी नजरों में थे। ये बाबर नामा में लिखता है बाबर। ठीक है, तो बाबर कुछ सैनिकों को भेजता है राणा सांगा से लड़ने के लिए। ठीक है, राणा सांगा के जो कुछ सैनिक थे वो हरा देते हैं उन सैनिकों को, बाबर के सैनिकों को, और बाबर के जो सैनिक वो थक हार कर आते हैं, राजस्थान में गए थे वो लड़ने के लिए राणा सांगा की सेना से। ठीक है, तो बाबर के पास में आते हैं और बाबर से कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, उनके पास में हथियार है, उनके पास में हाथियों की जो संख्या है वो ज्यादा है, उनके पास में अश्वारोही ज्यादा है, साथ ही साथ राणा सांगा का नाम वहां पर बहुत फेमस है, तो हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने मोटिवेट किया, बाबर ने मोटिवेट किया, नहीं, हम भले ही संख्या में कम है लेकिन हम इस तरह की रणनीति अपनाएंगे कि हम राणा सांगो को भी हरा देंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। जो खानवा का युद्ध हुआ था, एक सेकेंड, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध में जब बाबर ने मोटिवेट कर दिया था अपने सैनिकों को, और खानवा के युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था और राणा सांगा हार गया था। ठीक है, तो जो अकबर से पहले हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, ये सब क्या करते थे, अपनी सेनाओं को मोटिवेट किया करते थे, और दोस्तों कम समय के लिए सैनिकों को लड़ने के लिए भेजते थे। लेकिन देखो औरंगजेब, देखो अपनी सेना को सालों सालों भर लेके बैठा रहता था। अब उनको परिवारों की भी तो याद आती है। कोई एक सैनिक है अगर 5 साल तक बाहर लड़ता रहेगा तो एक तो थक जाएगा वो, ठीक है, उसके बुरे हालात हो जाएंगे, मर भी सकता है, और जीवित है, जिंदा है, तो उसको अपने परिवार की याद आ जाएगी। ठीक है, औरंगजेब इस प्रकार की छुट्टी भी नहीं देता था। और साथ ही साथ मतलब कुछ जो सैनिक थे वो अपने परिवारों को साथ में रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका नैतिक पतन है वो लगातार मतलब बर्बाद होता चला गया। और बाद में कहा जाता है कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के कुछ मतलब बिकने भी लगे थे, कि पुर्तगाली और अंग्रेजों ने कुछ पैसा दे दिया, और मुगलों की सेना में कुछ सैनिक अधिकारी और कुछ सैनिक है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लग गए। तो मुगल सैनिक का जो नैतिक पतन है, मुगल सेना का नैतिक पतन लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आर्थिक संपन्नता भी आप लिख सकते हैं।
देखो, अकबर ने बहुत कुछ किया, स्थापत्य कला में बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। साथ ही साथ उसके बाद में जहांगीर ने चित्रकला के विकास में बहुत पैसा बहाया। उसके बाद में दोस्तों बेशुमार दौलत है वो शाहजहां ने बहा दी, ताजमहल बनवा दिया। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखाई है शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है। तो आर्थिक संपन्नता, ठीक है, आर्थिक संपन्नता शाहजहां तक काफी थी। इन्होंने खजाने को सही रूप से प्रबंध नहीं किया। औरंगजेब इतने सालों तक लड़ता रहा, ठीक है, कुछ शौक मौज भी की होंगी, तो लगातार सरकारी खजाने में पैसा कम होता चला गया और युद्धों में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया औरंगजेब तक आते आते। तो ये आर्थिक संपन्नता ये विपन्नता में बदल गई। और यही कारण है कि सेना भी कमजोर हो जाती है, राजा भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा बहुत बड़ी चीज है। अगर पैसा नहीं है तो आप एक बड़ी सेना नहीं रख सकते हैं। सैनिकों को हथियार चाहिए, ड्रेस चाहिए, खाने पीने के लिए सब कुछ चाहिए, उनको वेतन भी चाहिए, बोनस भी चाहिए। तो आर्थिक संपन्नता विपन्नता में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, प्रांत पतियों के विद्रोह, प्रांत पतियों के विद्रोह। प्रांतपति मतलब राज्यपाल। तो अकबर जहांगीर शाहजहां था, औरंगजेब तक कोई कुछ बोलता नहीं था, ठीक है। ये जो मुगल बादशाह थे अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही किसी प्रांत का प्रांतपति बनाते थे। जैसे कि किसी को बंगाल दे दिया, किसी को मालवा दे दिया, किसी को दक्कन दे दिया, ठीक है, किसी को उड़ीसा दे दिया, इस तरह से। लेकिन प्रांतपतियों को जब लगता था कि राजा अब कमजोर हो चुका है, राजा हार चुका है, ठीक है, राजा तो अब बैठा बैठा शोक मौज कर रहा है वहां पर दिल्ली में बैठे बैठे, तो हर कोई सरदार है, हर कोई प्रांतपति है, वो दोस्तों स्वतंत्र होना चाहता था और वो विद्रोह किया करते थे राजा के खिलाफ ही, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो, नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण लिख सकते हैं। उसकी वजह से भी मुगल सत्ता है वो कमजोर हुई। और इसके अलावा 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इसने मुगलों की कमर ही तोड़ दी, बिल्कुल पूरी तरीके से, अहमद शाह अब्दाली। और लूट के भी बहुत कुछ ले गया। तो पहले तो नादिर शाह, और नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। काफी सारी लूट मचाई और मुगलों की जो मतलब उनकी हैसियत थी वो अंग्रेजों के सामने ला के पटक दी, ठीक है। और सब लोग जान गए कि मुगल हैं अब बिल्कुल नाम मात्र के हैं, अब ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब 10वें कर्ण में लिख सकते हो आप, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, उसके पास में डच आते हैं, मैंने आपको क्रम भी बता रखा है। सबसे पहले भारत में कौन एंटर होते हैं व्यापार करने के मकसद से? पुर्तगाली। उसके बाद में डच आते हैं, यानी कि नीदरलैंड के लोग। उसके बाद में आते हैं अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजों के बाद में कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी। और इसके बाद में कौन आते हैं? डेनिस लोग आते हैं, यानी कि डेनमार्क के लोग, व्यापारी। इसके बाद में दोस्तों कुछ सालों के लिए, कुछ महीने भी बोल सकते हैं, स्विस कंपनी, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उसको स्विस कंपनी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्रम भी याद रख सकते हो। देखो, इनका मकसद था व्यापार करना, लेकिन इनको ऐसा लगा कि भारत के जो राजा हैं वो संगठित नहीं है, आसानी से फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। राजाओं से पहले ये अधिकार प्राप्त कर लिया करते थे और उसके बाद में राजाओं को आपस में लड़ाते रहते थे, ठीक है। तो ये सब कारण भी आप लिख सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद में इन कंपनियों ने शुरुआत में तो व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए, ठीक है, कुछ पैसे दे करके, और उसके बाद में इन्होंने राजनीतिक और पूरी तरह से आर्थिक अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। जैसे कि अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध लड़ा था और बक्सर का युद्ध लड़ा था, बिहार में लड़े थे दोनों युद्ध, तो उसकी सहायता से भारत पर पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का आ गया था, है ना। लास्ट कारण लिख सकते हैं, 11 कारण है, मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति। और कारण भी आपको अगर मन में आ रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मेरी तरफ से 11 ही कारण है मुगलों के पतन के। मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति, सामुद्रिक शक्ति एवं राष्ट्रवादी भावनाओं की अवहेलना, राष्ट्रवादी भावनाओं की अवहेलना, ठीक है। ये सामुद्रिक लिखा है मैंने, सामुद्रिक, मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति। देखो,
इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज क्यों कर पाया, उसके पीछे दोस्तों एक वजह थी, उनके पास में बहुत ही सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग नेवी थी। उनके पास में जो नौसेना थी बहुत ताकतवर थी। अगर किसी के पास में नौसेना ताकतवर रहती है तो वो दुनिया पर राज कर सकता है, ठीक है। इसलिए भारत की सरकार है वो पर लगातार है वो नेवी पर ध्यान देती है, क्योंकि दोस्तों हमें हिंद महासागर पर कब्जा बनाए रखना है, हर हालत में किसी देश कोई आक्रमण ना करे, हिंद महासागर पर अपनी बढ़िया कंट्रोल है। मुगलों ने एक गलती कर दी, उन्होंने अपनी सेना पर काफी ध्यान दिया, पैदल सेना पर काफी पैसे खर्च किए, अश्वरोहियों पर, घोड़े की जो सेना होती है उस पर काफी, जो गजपति रहते हैं हाथियों की जो सेना है उस पर काफी पैसे खर्च किए, ठीक है। तोप खाने पे काफी सारे पैसे खर्च करे, बंदूकों पर काफी, लेकिन उन्होंने समुद्र पे ध्यान नहीं दिया। और अगर ध्यान दे लिया होता, उन्होंने जंगी जहाजें बना ली होती, तो दोस्तों ना तो भारत में अंग्रेज आ पाते, ना पुर्तगाली आ पाते, ना डच आ पाते, क्योंकि ये तो समुद्र से आए थे ना। तो मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति, हाँ थोड़े बहुत जहाज थे इनके पास में, लेकिन वो व्यापार करते थे, ठीक है, थोड़े बहुत शिप थे जिसके माध्यम से वो व्यापार करते थे मुगल, लेकिन इनके पास में कोई जंगी जहाजें नहीं थी जिसके माध्यम से ये लड़ सकते थे। और राष्ट्रवादी भावनाओं की अवहेलना, इसका क्या मतलब है, देखो कहने को तो मुगलों ने भारत पर शासन किया, भारत को एकजुट भी किया है, लेकिन दोस्तों भारत की जनता में ये भावना फैलाने में बिल्कुल असफल रहे हैं मुगल, कि अगर कोई बाहर की शक्ति अगर भारत पर अटैक करती है तो हमें मिलजुल कर उसका सामना करना है। जैसे कि जो मराठा है, मराठा मराठा क्षेत्र में रह गए, ठीक है, राजपूत राजपूताना क्षेत्र में रह गए। इसके अलावा दोस्तों जो भी शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां, वो अपने इलाके तक सीमित रह गई, उनको भारत से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। वो अपने इलाके को सिक्योर करना चाहती थी। कुल मिला के राष्ट्रवादी भावनाओं को जगा नहीं पाए मुगल। इसकी वजह से इसकी वजह से लगातार भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता चला गया और मुगलों का पतन अब प्रशस्त हो गया। ये वाला टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मुगल साम्राज्य उसका पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ, ये अब कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक और रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। किसने लिखा है 11 के 11 पॉइंट, 11 के 11 पॉइंट लिखे हैं, मतलब हेडिंग तो लिखी होगी, नहीं लिखा, सबने लिख लिया हेडिंग क्या थी, बहुत बढ़िया स्वाति। वो लाइन भी लिख लो आप, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, ये लिख लो आप इसमें। आपको शुरुआत कैसे करनी है, आप अपने लैंग्वेज से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बेहतरीन स्टार्ट कैसे करनी है वो आप लाइन लिख लो। बाबर ने मुगल साम्राज्य, बाबर ने मुगल साम्राज्य रूपी भवन की आधारशिला रखी, आधारशिला रखी। अकबर ने अपनी योग्यता से, गुड आफ्टरनून, अकबर ने अपनी योग्यता से, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है BHIC 134 का। अकबर ने अपनी योग्यता से उसे सुदृढ़ता प्रदान की। अपनी किताब में ही लिख लो, ठीक है। मुगलों के पतन का अगर कारण पूछा जाए तो कैसे शुरुआत करनी, उसे सुदृढ़ता प्रदान की। प्रदान की। शाहजहां के काल में वह अपनी भव्यता, शाहजहां के काल में वह अपनी भव्यता की चरम सीमा, अपनी भव्यता की चरम सीमा तक पहुंच गया था। लेकिन औरंगजेब के काल में
औरंगजेब के काल में यह भवन डगमगाने लगा। एवं औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये अपन पढ़ रहे हैं मुगलों के पतन के कारण। इस तरह से शुरुआत करनी है आपको आंसर की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शीघ्र पतन स्टार्ट हो गया। हो गया। वेरी गुड। देखो एक अंतिम टॉपिक रहा है पेज नंबर 15 पे, क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव का सामाजिक आर्थिक संदर्भ। ठीक है, देखो इसमें है कुछ नहीं, का शासन था पैतृक नौकरशाही प्रकार का। मुगल शासन किस प्रकार का था? पैतृक पैतृक नौकरशाही टाइप का था। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैतृक को कहते हैं पैट्रिमोनियल और नौकरशाही को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक। पैतृक नौकरशाही प्रकार का जो शासन होता है उसमें सारी की सारी शक्तियां राजा के पास में होती है, और ये जो तंत्र होते हैं, ये जो शासन व्यवस्थाएं होती है, ये निरंकुश होती है। पैतृक नौकरशाही की जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो किस प्रकार से होती है? निरंकुश टाइप की। और सारी शक्तियां किसके पास में होती है? राजा के पास में सारी शक्तियां होती है पैतृक नौकरशाही में। तो इस तरह का था मुगल शासन। ठीक है, तो इसमें कहने का यही बता रहा है कि ये इसमें कि अकबर एक ताकतवर राजा था, इसके बाद में जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ठीक है, ये सब ताकतवर थे और ये अपनी ताकतों का अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाते थे। लेकिन इसके बाद में, औरंगजेब के बाद में अयोग्य शासक आते चले गए। ठीक है, इन्होंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जैसे कि दोस्तों जौनपुर था, मालवा था, राजपूताना था, ठीक है, मराठे थे, सिख थे, इसके अलावा उड़ीसा भी था, दक्षिण के जो राज्य थे वहां पर जो स्थानीय सरदार थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि जो राजा था वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल है वो दरबार में ही किया करता था। ठीक है, उसको पता भी नहीं था कि मेरे पास में क्या क्या ताकतें हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय शक्ति है उनको पनपने का मौका मिल गया, और समय के साथ में इन्होंने फिर विद्रोह भी कर दिया था मुगल राजाओं के खिलाफ, और इस प्रकार से मुगल सत्ता एक बार फिर से कमजोर होती है। साथ ही साथ जो दोस्तों अकबर के टाइम पर, औरंगजेब के टाइम तक क्या चलता था? जमींदारी व्यवस्था ये सब कुछ चला करती थी। यानी कि जो जमींदार थे वो मुगलों को क्या देते थे? टैक्स देते थे। अपने इलाके के जो किसान थे उनसे पहले टैक्स लेते थे, और फिर उस पैसे को वो मुगलों के खजाने को में देते थे। ठीक है, मुगले के खजाने में देते थे। लेकिन जमींदार है, इन्होंने भी अपने आप को ताकतवर महसूस कर लिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जमींदारों ने भी भ्रष्टाचार, ये सब कुछ व्यवस्था, अराजक व्यवस्था ये अपनाई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और अपने पास में पैसे रखने लगे, मुगलों को नहीं देते थे अब। तो इस प्रकार से लगातार पतन की तरफ आगे बढ़ रहा था, और जो क्षेत्रीय शक्तियां थी इनका विकास हो रहा था। ठीक है, हालांकि मुगलों के टाइम पर ही दोस्तों अलग अलग जो भू राजस्व नीतियां थी वो अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि इजारा प्रथा। कोई जानता है इजारा प्रथा क्या होती है? देखो, इजारा प्रथा के माध्यम से जो अंग्रेज थे, ये क्या करते थे? जमींदार को जमीन देते थे, और सबसे ज्यादा जो बोली लगाएगा जमीन की, उसकी जमीन हो जाती थी। तो ये इजारा प्रथा है, ये कब स्टार्ट होती है? 1772 ईस्वी में स्टार्ट होती है, और इसको स्टार्ट कौन करता है? वारेन हेस्टिंग स्टार्ट करता है, वारेन हेस्टिंग। इसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था जमीन उसकी हो जाती थी, और कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए।
तो उस जमीन से जो राजस्व आता था उसका कुछ हिस्सा जमींदार रखता था, इसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो मुगलों को दे दिया करता था इजारा पर था। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों के माध्यम से भी भारत के लोगों का, भारत के किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, देखो 1760 में हमें एक और चीज देखने के लिए मिलती है, इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव का सामाजिक आर्थिक संदर्भ। यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों में जो समाज है और जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से बदल रही थी। देखो 1760 में ये बात चल रही है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की, देखो दक्षिण भारत के जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, तेलुगु भाषा बोलते थे, उन्होंने अपने आप को सैन्य रूप से अब संगठित करना स्टार्ट कर दिया। अपने आप को सैन्य रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में संगठित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों दक्षिण भारत में आप हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में भी आपने सुना होगा। हैदर अली जो मैसूर का शासक था, और जो टीपू सुल्तान है ये तो काफी फेमस है। और दोस्तों दक्कन भारत में अंग्रेजों को आगे बढ़ने नहीं दिया था टीपू सुल्तान ने, जब तक ये जिंदा था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये आपको कंप्लीट होता है। किताब से पढ़ेंगे तो किताब से भी समझ में आएगा, अदरवाइज पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा तो उसमें तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सारा है जो चीज वो